सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को कक्षा 7वीं के हिंदी की पुस्तक पाठ 4 मौसी। इस पाठ के लेखक है श्री भीष्म साहनी। आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत कहानी एक स्त्री के मानवीय लगाव और स्वभाव के उदात्त स्वरूप का वर्णन है, जो सबके सुख दुख में अपनी पहल और प्रतिबद्धता के साथ शामिल होती है। वह बड़ों के लिए ही नहीं, बच्चों के साथ भी उनके खेल खिलौने और कथा संसार के आनंदमयी पूरी दुनिया में शामिल रहती है। लेकिन सबके काम आने वाली मौसी जब बीमार पड़ते हैं तो उसके साथ किस प्रकार उपेक्षा का व्यवहार होता है, जानना कारुणिक लगता है। बच्चों की आत्मीयता और रगात्मक भाव मौसी के इस एहसास को जागृत कर देते हैं, जिससे मौसी बेहद विश्वास के साथ कहती है कि अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आइए शुरू करते हैं कहानी। उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे। किसे? एक महिला है ना। उसे सभी लोग मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। किसी के घर बच्चा बीमार होता तो सबसे पहले मौसी को ही बुलाया जाता। किसी के घर शादी होती तो वहाँ भी सबसे पहले मौसी ही पहुँचती। दिन भर मोहल्ले में कभी एक घर तो कभी दूसरे घर मौसी बैठी नजर आती है। कभी किसी के घर के आंगन में लड़की लड़की के बाल काढ़ रही होती। बाल काढ़ रही मतलब कंघी करती रहती थी। कभी किसी के घर की छत पर सलजम की कतलियाँ अर्थात उसकी जो टुकड़ियाँ हैं है ना, उसकी जो पीस है उसको सुखाने के लिए डाल रही होती। जब चंदू की बहन शादी हुई तो मौसी दिन भर दुल्हन की हथेलियों पर मेहंदी के बेल बूटे बनाती रहीं। एक दिन आंगन में बैठी मौसी नीले रंग के पल्ले पर झिलमिलाते सितारे टाँक रही थी, अर्थात सितारा लगा रही थी, जड़ रही थी। हम बच्चों से बोली, आओ तुम्हें सितारों जड़ा आसमान दिखाऊं। कहकर उसने हमारे सामने पल्ला बिछा दिया। सचमुच हमें लगा जैसे तारों से झिलमिलाता आकाश हमारे सामने फैल गया हो। बड़ी बहन सुनाती थी कि पहले मौसी तीज त्योहार के मौके पर नाचा भी करती थी, तरह तरह के स्वांग भरती थी अर्थात अभिनय करती थी या रोल प्ले करती थी। पर अब वह कुछ कुछ बुढ़ा गई है मतलब वृद्ध हो गई है, हाँ बुढ़िया हो गई है। मौसी कौन थी, कहाँ से आई थी, कोई नहीं जानता था। किसी को यह भी नहीं मालूम था कि वह रहती कहाँ है। एक बार माँ ने मुझसे कहा, जा मौसी को बुला ला। मैंने पूछा, कहाँ मिलेगी? माँ बोली, मोहल्ले में ही कहीं मिलेगी। यह भी कोई नहीं जानता था कि मौसी कब उस मोहल्ले में आई थी। बच्चे जब बड़े हो जाते, छोटे स्कूल को छोटे स्कूल को छोड़कर मिडिल स्कूल में जाने लगते तो मौसी का दामन छोड़ देती, अर्थात जब तक छोटे रहते मिडिल स्कूल तक तब तक उसके साथ रहते थे, लेकिन जब बड़े स्कूल जैसे जाने लगते तो उसके साथ छोड़ देते। दामन छोड़ना मतलब उसका साथ छोड़ देना है ना। मतलब प्राइमरी स्कूल तक जाते थे, फिर मिडिल स्कूल जाते जाते फिर मौसी का साथ छोड़ने लगते थे। तब मोहल्ले के दूसरे नन्हे बच्चे उसका साथ पकड़ लेते थे और उनके छोड़ने से मोहल्ले के और बाकी जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल तक के, उन लोग उसके साथ पकड़ लेते थे, है ना। रोज दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ तले पहुंच जाती थी। वहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ चुटकुले सुनाना बहुत पसंद था। जब ये देखिए चित्र में जैसे दिख रही है ना, गांव के एक पेड़ के नीम का पेड़ है ये, उसके नीचे चबूतरा जैसे है, वहाँ पर वो आकर बैठती है और साथ में बहुत सारे बच्चे भी आस पास आके बैठ जाती है ना। जब शाम हो जाती और बच्चे खेल तक थक जाते तो मौसी को घेर कर बैठ जाते, उससे कहानियाँ सुनते। आज मुझे जितनी कहानियाँ याद है
तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, सुंदर बरदाई की कहानी भी मैंने मौसी के मुंह से ही सुनी थी। मौसी मैला सा दुपट्टा ओढ़े रहती थी। उसके हर कोने में कुछ न कुछ बंधा रहता था। किसी कोने में छोटे से चने, किसी में टिकिया, किसी में दाल फूली, है ना, मतलब ऐसा करके खाने पीने के छोटे छोटे कहीं कहीं थोड़े थोड़े वो बांध के अपने कपड़े में दुपट्टा में रखे रहती थी। मौसी दुपट्टे के छोरों को खोलकर हम सब की हथेली पर थोड़ा थोड़ा चना चबेना रख देती। एक बार मैंने माँ को बताया तो माँ ने मना कर दिया। उस गरीबी से लेकर क्यों खाते हो? वह थोड़ा सा चना चबेना अपने लिए रखती होगी। मौसी के साथ दिन रात रहते हुए भी कोई नहीं जानता था मौसी कौन है, उसका कोई सगा संबंध है भी या नहीं। कोई बच्चा उनसे पूछता, मौसी तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो मौसी कहती, तुम्हारे मोहल्ले की। तुम कौन हो, ये प्रश्न पूछने से तो कहती, तुम्हारी मौसी, है ना। तुम्हारे बेटे बेटियां कहाँ हैं, तो अपनी उंगली से एक एक बच्चे को छूकर कहती, या मेरा बेटा है या मेरी बेटी है। नाम पूछो तो कहती, मैं मौसी हूँ, मेरी यही मेरा नाम है। एक दिन जब एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, हम लोग बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। फाटक अर्थात दरवाज़ा, है ना। उस दिन बच्चों को कोई लेने नहीं आया। बाकी दिनों मौसी लेने आती थी, है ना। दोपहर को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। ठीक है, मतलब जब बच्चे दोपहर को अक्सर वो मौसी नीम के पेड़ के नीचे रहती थी या फिर वहीं आसपास रहती थी, लेकिन वो आज पेड़ के नीचे भी नहीं मिली। सभी ने एक दूसरे से पूछा कि किसी को मालूम नहीं था कि मतलब सभी ने एक दूसरे को पूछा पर किसी को मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता ना चला। कोई कहता मौसी बीमार है, कोई कहता वह अपने गांव चली गई है। मौसी के न रहने से मोहल्ला बड़ा खाली खाली लगता था। पेड़ के नीचे भी सुना सुना रहता था। कुछ दिन बाद वह मोची पेड़ के नीचे आकर बैठने लगा। कुछ दिन बाद एक मोची उस पेड़ के जहाँ मौसी बैठती थी उस नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठने लगा, पर बच्चों ने उसे खदेड़ कर भगा दिया। मतलब कैसे भी करके उसको भगा दिया। यह मौसी की जगह है, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता, ऐसा करके उसको भगा दिया। मौसी पेड़ के नीचे बैठती थी तो घर वालों को भी बच्चों की चिंता नहीं थी। अब वे बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते थे क्योंकि अब मौसी नहीं है। एक दिन हम मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी हमें एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ पड़ी हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ, है ना। मौसी का नाम सुनकर हम सब ठिठक कर खड़े हो गए। ठीक है, मतलब मौसी का नाम सुन के सभी के सभी चौंक कर वहीं खड़े हो जाते हैं। बंद दरवाजे के की दरार में से अंदर झांक कर देखा। आंगन में मौसी एक खाट पर लेटी थी। बाल उलझे हुए और चेहरा पीला व सूजा हुआ था। उसके पास ही खड़ी एक औरत उसे डांट रही थी। मैं चली जाऊंगी, जरा शरीर संभल जाए, ऐसा करके मौसी बोल रही है ना, कि अभी तबीयत खराब है तो मैं चली जाऊंगी, जरा शरीर संभल जाए, तू अपने गांव चली जा। गांव में मेरा कौन है? कहती कहती मौसी रुआंसी हो गई, अर्थात रोने लगी। हमें बहुत गुस्सा आया, हमें मतलब बच्चों को। मैंने घर लौटकर माँ से कहा तो वह बोली, बिज्जू की माँ कहाँ तक उसे अपने पास रख सकती है। कौन? जो छोटे बच्चे बिज्जू है उसकी माँ चिल्ला रही थी, है ना। तो उसी को बोल रहे हैं, बिज्जू की माँ कहाँ तक उसे अपने पास रख सकती है। मौसी उनके घर में काम तो करती नहीं, मगर माँ वह तो सबका काम करती है। बच्चे बोल रहे हैं, हाँ बेटा, मगर वह किसी के घर नौकरी तो नहीं करती। बात मेरी समझ में नहीं आई, पर मैं चुप हो गया।
दूसरे दिन हमारा हॉकी मैच था। हम खेल कर लौट रहे थे। रास्ते में पुल पड़ता था। हम बातें करते आ रहे थे। एकाएक हमने मौसी को पुल पर बैठे देखा। पास में एक छोटी सी गठरी और लाठी रखी थी। मौसी को देखते ही हम सब उसे घेर कर खड़े हो गए। तू इतने दिन कहाँ थी मौसी? एक ने पूछा। यहाँ क्या कर रही है मौसी? दूसरे ने कहा। यहाँ क्यों बैठी है मौसी? ऐसा करके सब के सब बच्चे बोल रहे हैं। मौसी बोलती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा। कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। मतलब आंसू आ गए, ऐसा कहते हैं वे। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बलदेव जो छोटा लड़का है वो पूछता है कि तू तो बीमार थी, अभी तबीयत कैसी है करके। तो मौसी बोलती है, बेटा अब ठीक हो गई हूँ, देखते नहीं अपने पैरों से चलकर यहाँ तक आ गई हूँ। तू क्यों जा रही है मौसी? तू मत जा। बच्चे बोल रहे हैं, मैं बूढ़ी हूँ ना बेटे, अब मैं फिर से जवान होकर आऊँगी। क्या बोल रही है कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना बेटे, अब मैं फिर से जवान होकर आऊँगी। मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा। हमारे लिए क्या लाओगी मौसी? बच्चे बोलते हैं, हमारे लिए क्या लाएगी मौसी? लाऊंगी लाऊंगी, चना चबेना लाऊंगी, गुड़ शक्कर लाऊंगी, लड़कियों के लिए मोती लाऊंगी, मौसी ने कहा। थोड़ी देर तक मौसी के पास बतियाकर लड़के आगे बढ़ गए, पर थोड़ी दूर जाने पर मुड़ कर देखा तो मौसी पुल पर बैठी रो रही थी। ठीक है। थोड़ी दूर जाकर जब देखते हैं बच्चे, तो क्या देखते हैं? मौसी पुल पर बैठी रो रही है। उसकी आंखें आंखें ऐसी छलछला आई कि आंसू थमने में नहीं आते। मतलब उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सहसा सभी लड़के लौट पड़े और एकाएक सभी लड़के फिर से लौट गए। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। बच्चे बोलते हैं, मौसी तू हमारे साथ वापस मोहल्ले में चल। सब ने एक स्वर में कहा। सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं बेटा अब मुझे जाना ही है। मौसी हकलाते हुए बोली। मतलब साफ ढंग से नहीं बोल पा रही है ना, तो हकलाते हुए वो बोल रही है। उस गला रूंध गया है, आंसू आ रहे हैं, है ना। पर लड़के ना माने। 2-3 बजे भागकर सड़क पार गए। ठीक है। 2-3 जने मतलब 2-3 बच्चे भागकर सड़क पार गए, मतलब सड़क के उस पार गए जहाँ एक दुकान के सामने खाट बिछी थी। वे खाट उठा लाए। उस पर उन्होंने मौसी को जबरदस्ती बैठा दिया। साथ में गठरी और लाठी भी रख दी। फिर खाट उठाकर सभी बच्चे मोहल्ले की ओर चल दिए। देखिए, एक पिक्चर में जैसे दिखाई दे रहा है ना। खाट को बच्चे सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये पेड़ का नीम का पेड़ है ना। उसी के नीचे एक खाट में उसकी पोटली और डंडे को भी ला के रख दिए हैं जहाँ पर वो बैठा करती थी। फिर खाट को बच्चे सीधा नीम के पेड़ के नीचे ले आए। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया उठा ले आया। योगराज अपने घर से एक कटोरा दूध, गोपाल अपने घर से लैंप उठा लाया, है ना, रात को उजाला करने के लिए, जिसे उसके घर वाले रात को सीढ़ियों में रखा करते थे। बलदेव के पिताजी डॉक्टर थे, है ना। बलदेव के जो पिताजी है वो डॉक्टर थे। वह भागता हुआ गया, अपने पिताजी को दुकान से खींच लाया। ठीक है। अपने पिताजी को दुकान में बैठे थे, उसको खींच लाया। मौसी बीमार है, आप चल कर देखिए। लड़के आपस में बारियां बांधने लगे कि मौसी के पास रात के पहले पहर में कौन रहेगा। ठीक है। मतलब रात को मौसी के साथ एक एक दिन करके वो पारी बांध रहे हैं, है ना। एक एक बारियां बांध रहे हैं कि आज तुम रहोगे, आज वो रहेगा, ये रहेगा, ऐसा करके, है ना। और दूसरे पहर में कौन, ऐसा करके वो एक एक करके रुकेंगे। उन्हें डर था कि मौसी को अगर अकेला छोड़ा तो वह भाग जाएगी, चली जाएगी करके। अब मैं मर भी जाऊं, फिर बोलती है,
मतलब वो बुढ़िया बोलती है, मौसी बोलती है कि अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम जाओ अपने अपने घर। जब मौसी ने तसल्ली दी तब जाकर सबको चैन आया। इस तरह मौसी मोहल्ले में लौट आई। बच्चों ने उसे जाने ही नहीं दिया। फिर तो वह स्वयं भी कहने लगी, अब मैं सड़क की पटरी पर सो जाया करूंगी। है ना, सड़क पर जो पटरी बनी है ना, बैठने के लिए जो बना रहता है उसी में मैं सो जाया करूंगी, पर अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बच्चों के उत्साह को देखकर बच्चों के घर वालों को भी मौसी की चिंता होने लगी। शीघ्र ही मौसी के रहने के लिए जगह मिल गई। हमारे स्कूल में ही हेडमास्टर जी ने उसे काम पर रख लिया। वही एक कोठरी में रहने लगी, रहने के लिए जगह दे दी। वहीं एक कोठरी में रहने के लिए स्कूल में ही जगह दे दी। इस बात को बहुत बरस बीत चुके, मौसी अब भी वही है। अब वह अब सचमुच बूढ़ा हो गई बूढ़ा गई है, अर्थात बूढ़ी हो गई है ना। अब सचमुच क्या हो गई है, बूढ़ी हो गई है, लेकिन तंदुरुस्त है। पोपले मुंह से हंसती हैं तो बड़ी प्यारी लगती है। पोपले मुंह मतलब दांत नहीं है ना, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं पोपले, है ना। तो पोपले मुंह से हंसती है तो बड़ी प्यारी लगती है। अब वह स्कूल की प्याऊ में बैठी बच्चों को पानी पिलाती है। जब जाड़े के दिन आते तो प्याऊ से हटकर स्कूल के आंगन की धूप में बैठ जाती है। आधी छुट्टी के वक्त बच्चे उसे घेरे रहते हैं। उसके दुपट्टे के छोरों में पहले की तरह चना चबेना, मूंगफली, दाल फुलिया बंधे रहते हैं। मौसी बच्चों को कहानियाँ सुनाती, सुंदर बरदाई की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, तोता तोती की कहानी उसे सबकी खबर रहती। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती है। सभी घरों में झांक झांक कर घर वालों की कुशल क्षेम पूछ लेती है, मतलब अच्छे हो कि नहीं हो, ऐसा करके वो पूछ लेती है ना। फिर सांझ ढले अपनी कोठरी में लौट आती।